यह विजयी भारतीय चतुर्थ इन्फेंट्री डिवीजन द रेड ईगल्स की कहानी है, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में एक्सिस का मुकाबला किया था। उनके इतिहास और उपलब्धियों को समझने के लिए हमें लगभग 200 साल पीछे जाना होगा और फिर 20वीं सदी और द्वितीय विश्व युद्ध में आगे बढ़ना होगा। शक्तिशाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में भारत पर शासन करना शुरू किया और फिर बाद में यूनाइटेड किंगडम के लिए देश का नियंत्रण खो दिया, जिसने 1858 में रानी विक्टोरिया के तहत क्राउन शासन स्थापित किया। भारत की स्थिति उस समय और 20वीं शताब्दी में एक उपनिवेश की नहीं थी, भले ही बहुत से लोगों ने ऐसा सोचा हो, लेकिन एक अलग शाही क्षेत्र की थी, जिस पर ब्रिटिश शाही परिवार का शासन था। चूंकि ब्रिटिश साम्राज्य के पास हमेशा एक बड़ी और शक्तिशाली नौसेना और एक छोटी, पेशेवर सेना थी, दोनों 20वीं सदी के विश्व युद्धों में उन्हें दूर दराज के विश्व साम्राज्य की रक्षा के लिए स्वयंसेवकों और बाद में मसौदाकारों की अपनी सूची तैयार करनी पड़ी। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि साम्राज्य में हर देश अधूरी शक्तियों से लड़ने के लिए जितने सैनिक मिल सकते हैं उतने सैनिक प्रदान करें। ब्रिटिश नियंत्रित भारत कोई अपवाद नहीं था। 1939 में भारतीय सशस्त्र बलों में 2 लाख से कम पुरुष थे। आश्चर्यजनक रूप से भारतीय सेना के कमांडरों को पहले ही बता दिया गया था कि एक्सिस के खिलाफ आगामी लड़ाई के लिए भारतीय सेना की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि यह जल्दी बदल गया जब इटालियंस ने अफ्रीका में ब्रिटिश संपत्ति को धमकी दी, जैसे कि स्वेज नहर, लाल सागर जलमार्ग और मिस्र, जो कि अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों के लिए ब्रिटिश संचालन का आधार था। अंग्रेजों के लिए यह वास्तव में गंभीर था और भारत ने पूरे युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में पुरुषों और समर्थन के साथ इस आह्वान का जवाब दिया। जबकि कुछ भारतीय ग्रेट ब्रिटेन के प्रति वफादार थे, अधिकांश भारतीय स्वयंसेवकों को भोजन, भूमि, धन और कभी-कभी तकनीकी या इंजीनियरिंग प्रशिक्षण की पेशकश से प्रोत्साहित किया जाता था। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में पाया गया कि उत्तर पश्चिमी भारत के सैनिकों के लिए प्रत्येक ने 5 से 10 पाउंड वजन बढ़ाया। एक बुनियादी सेना राशन पर 4 महीने के भीतर। इसने न केवल अंग्रेजों को कम वजन वाले पुरुषों को नामांकित करने की अनुमति दी, बल्कि कुपोषित भर्तियों के लिए सशस्त्र बलों के ड्रॉ का प्रदर्शन किया। भारतीय सशस्त्र बलों के विशाल विस्तार के परिणाम स्वरूप बहुसंख्यक पंजाबी सेना की परंपरा भी समाप्त हो गई, जो पूर्व सैनिकों के पुत्रों से भरी हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना की भूमिका उल्लेखनीय थी। यह सूचीबद्ध करने के बजाय कि भारतीयों ने कहां संघर्ष किया, यह कहना ज्यादा आसान होगा कि उन्होंने कहां नहीं किया, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि वे हर जगह लड़े जहां औसत ब्रिटिश सैनिक लड़े। वे 1940 में फ्रांस और बेल्जियम में थे। उन्होंने बर्मा में जापानियों से लड़ाई लड़ी। वे उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तान में रोमेला और इटालियन से लड़े। यह सूची लंबी होते चली जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 29 भारतीय विभाजन उठाए गए थे। मैं इसके बारे में कह रहा हूँ क्योंकि कुछ डिवीजनों को दूसरे डिवीजनों में बदल दिया गया था। साथ ही कुछ डिवीजनों ने भारत को कभी नहीं छोड़ा और कुछ को युद्ध समाप्त होने पर प्रशिक्षित किया जा रहा था और कभी युद्ध नहीं देखा। तो अब आइए चौथे भारतीय इन्फेंट्री डिवीजन को देखें, जिसे रेड ईगल डिवीजन के रूप में भी जाना जाता है। इसका गठन 1939 में मिस्र में हुआ था। वेस्टर्न डेजर्ट फोर्स के हिस्से के रूप में इसने दिसंबर 1940 में ऑपरेशन कंपस में इटालियंस का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। बाद में उसी महीने डिवीजन को ब्रिटिश सूडान में 5वें भारतीय इन्फेंट्री डिवीजन के साथ शामिल होने के लिए भेजा गया था, ताकि संख्यात्मक रूप से बेहतर इतालवी बलों को रोकने के लिए सभी में 10 डिवीजन लाल सागर आपूर्ति मार्गों को मिस्र को भी धमकी देने से रोक सकें। मिस्र के रूप में और दक्षिण से स्वेज नहर। पूर्वी अफ्रीकी अभियान मार्च 1941 में समाप्त हुआ। मिस्र में वापस
चौथी भारतीय इन्फेंट्री डिवीजन की 5वीं ब्रिगेड को सीरिया ले जाया गया और जून 1941 में सीरिया लेबनान अभियान के दौरान दमिश्क पर आगे बढ़ने में भाग लिया। डिवीजन जर्मन और इटालियन से लड़ने में शामिल था, जो कि टोब्रुक से आगे निकल गए और बह गए। जून 1941 शरद ऋतु में इस अवधि के अधिकांश के लिए विभाजन छितराया हुआ था, इकाइयों के साथ अस्थायी रूप से अन्य संरचनाओं से जुड़ा हुआ था। 7वीं ब्रिगेड साइप्रस गई, 5वीं ब्रिगेड सीरिया गई, 11वीं ब्रिगेड स्वेज नहर क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए गई और सेंट्रल इंडिया हॉर्स ने प्रशिक्षण की अवधि के बाद इराक की यात्रा की। यह मई 1943 में ट्यूनिस के पतन के दौरान ट्यूनिशियाई अभियान में विशिष्टता के साथ लड़ी। इसने पहाड़ी देश में अपने कौशल के लिए एक महान प्रतिष्ठा प्राप्त की। डिवीजन को उत्तरी अफ्रीका में युद्ध के अंत में ट्यूनीशिया में जनरल हंस जुर्गेन वन अर्नीम पर कब्जा करने का सम्मान मिला। जनवरी 1944 में रेड ईगल्स इटली गए और मोंटे कैसिनो में और उसके आसपास स्लगफेस्ट में जर्मनों से लड़े और कई हताहत हुए। बाद में वे मध्य इटली और गॉथिक रेखा में लड़े। नवंबर 1944 में जर्मन वापसी के बाद देश को स्थिर करने में मदद करने के लिए डिवीजन को ग्रीस भेज दिया गया था। कुछ समय के लिए युद्ध समाप्त होने के बाद 2 फरवरी 1946 को रेड ईगल्स विजयी रूप से ग्रीस से चले गए। ब्रिटिश भारतीय चौथा इन्फेंट्री डिवीजन भूमध्य सागरीय रंगमंच में 9 अभियानों के मोहरा में था। डिवीजन ने 1,50,000 कैदियों को पकड़ लिया और 25,000 हताहत हुए, पूरे डिवीजन की ताकत से ज्यादा। इसने 1,000 से अधिक सम्मान और पुरस्कार जीते, जिसमें 4 विक्टोरिया क्रॉस और 3 जॉर्ज क्रॉस शामिल थे।